स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना एमिनो एसिड्स का नेक्स्ट है। एमिनो एसिड के अंदर आपकी इस यूनिट के अंदर एमिनो एसिड है, प्रोटीन है और साथ में है न्यूक्लिक एसिड। तो अपन स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते क्या है आपके, जनरली अपन बताएं तो कि आरएनए और डीएनए को अपन न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं का क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। इसकी वजह से इन्हें न्यूक्लिक एसिड या कह सकते हैं कि आरएनए और डीएनए होता है उसको अपन कहते हैं। अब अपन इसमें पढ़ेंगे क्या कि उस आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस तरीके से आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है, उनमें कौन कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं वो देखेंगे अपन, है ना। तो केमिस्ट्री में इससे क्या केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब, आप बोलोगे कि ये तो बायो का टॉपिक है। हाँ, बायो का ही टॉपिक है, लेकिन इसे कहा जाता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी न्यूक्लिक एसिड वगैरह ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम है या बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। अपन पढ़ेंगे डीएनए के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं, कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो देखेंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा डीएनए आरएनए का नॉलेज हो जाए अपने को, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपके राइबोस और शर्करा होती है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन अगर कार्बोहाइड्रेट से ले अपन ये लिंक, तो आपके होता है डीएनए और आरएनए, है ना। न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे। इसमें आपके दो तरीके के हैं आर, एक तो डीएनए है और एक है आपके आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब होता है आपके राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये हो गया राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखो आपके बायो वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि उनका ये 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है डीएनए के आरएनए। वैसे मैथ वाले भी पढ़े हुए हैं 10th के अंदर कि आरएनए डीएनए क्या होता है, बस कम से कम इनकी प्रॉपर्टी तो ज्ञात है ही, उनको उनके बारे में जानते हैं ही। लेकिन बायो वालों को सब कुछ पता होता है इनके कि कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, किससे बने हुए होते हैं ना, तो वो उनको पता होता है। तो अपने पास डीएनए और आरएनए है। आरएनए के अंदर भी राइबोस शर्करा पाई जाती है और आपके डीएनए के अंदर भी राइबोस शर्करा पाई जाती है। अब बात आती है कि जब अपन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे उसमें राइबोस शर्करा का जिक्र कर रहे थे कि किसे कहते हैं। देखो आपके राइबोस शर्करा क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपकी, यही होता है, ये हो गया CH2OH HHOH HOH और ये हो गया OH, ये नीचे रख दो OH। ये होता है आपके राइबोस। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन नंबर 2 से अपन क्या करते हैं, उसका ऑक्सीजन हटा दें तो ये अपना हो जाता है डीऑक्सी राइबोस में कन्वर्ट हो जाता है। HOH और यहाँ होगा केवल HHOH और ये हो गया CH2OH। ओके, इसे कहा जाता है डीऑक्सी राइबोस, इसे कहा जाता है राइबोस। जब अपन डीएनए और आरएनए की संरचना बनाएंगे तो इसके अंदर डीएनए के अंदर तो केवल डीऑक्सी राइबोस यूज करेंगे और इसके अंदर आरएनए के अंदर करेंगे राइबोस राइबोस, है ना। तो आरएनए और डीएनए के अंदर अंतर क्या है, केवल आपके डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है आपका, इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती है, जबकि आरएनए क्या होता है, एक ही कुंडल में होता है उसके अंदर, है ना। तो आरएनए इसे कहा जाता है। ओके, अब अपन इनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी, डीएनए और आरएनए दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। जैसे अपने अगर ह्यूमंस या बड़े जीवों के अंदर देखा जाए कि क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, और जबकि वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वायरस हुआ, उनके अंदर आरएनए पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में।
आनुवांशिक पदार्थ के रूप का मतलब ये होता है कि जो आपकी सूचनाएं होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे अपने मम्मी पापा के जो भी गुण थे वो अपन में आए, अपने से अगली पीढ़ी में जाएंगे, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण ले जा रहा कौन है? डीएनए या आरएनए ही ले जाता है। ओके, तो इन पे जो भी आपके आनुवांशिक सूचनाएं होती है, यानी कि एक तरीके से कहते हैं जितनी भी आपकी जेनेटिक डिजीज होती है, बीमारियां भी साथ साथ चलेगी, तो वो इसी के कारण चलती है। डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी आपकी कमी है, अच्छाई है, वो लेके जाता है। जो भी उनके गुण हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो अपने अंदर डीएनए पाया जाता है, जबकि वायरस और बैक्टीरिया जब ले तो उनमें आरएनए पाया जाता है। ओके, जैसे आपके बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए। कहाँ पाया जाता है बैक्टीरियोफेज? नॉर्मली गंगा जल के पानी के अंदर बैक्टीरियोफेज ही पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया आरएनए और डीएनए की। अब बात आती है इनकी संरचना की कि इनकी संरचना कैसी होती है। तो ये तो अपन ने संरचना बना दी, लेकिन इनके अंदर कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो देखेंगे अपन। डीएनए से स्टार्ट करते हैं। डीएनए से स्टार्ट करते हैं अपन। डीएनए के अंदर क्या क्या पाया जाता है? देखो, डीएनए की संरचना होती है न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। अब बात आती है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना, तो इसकी संरचना होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। पहली बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब आपके क्या मिले क्षारक, है ना, क्षार और आपके मिले राइबोस। ओके, राइबोस और क्षार। क्षार कौन से होते हैं? प्यूरिन और पिरिडीन होते हैं आपके क्षार, है ना, सबका पढ़ा हुआ है। प्यूरिन क्या होता है, पिरिडीन क्या होता है? एक मिनट। क्षार, एक सेकेंड। हाँ, क्षार के अंदर आपके आएगा प्यूरिन और पिरिडीन, है ना, वो आएगा राइबोस या शर्करा भी बोल सकते हैं अपन। दो वर्ड आते हैं आपके, देखो जब भी डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़ते हैं तो दो प्रकार के से आपके पास वर्ड आएंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। पोली के अंदर बाद में जाना, पहले इनका मतलब जानते हैं। न्यूक्लियोसाइड होता है एक, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ओके, साइड, न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपके आएगी शर्करा। शर्करा के अंदर आपके राइबोस शर्करा होगी या डिऑक्सी राइबोस शर्करा होगी, है ना। तो शर्करा प्लस आपके क्षार। क्षार के अंदर आपके आते हैं पिरिडीन और प्यूरिन, है ना। ये दो आएंगे, पिरिडीन या पायरीन जुड़े हुए होंगे, पिरिडीन और पायरीन, है ना। और अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? इन अगर आपके पास शर्करा प्लस क्षार मिला हुआ है तो अपन कहते हैं कि ये आपका कौन सा न्यूक्लियोसाइड है ना। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड में आता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? आपकी शर्करा, जो भी आपकी शर्करा होगी, और साथ में क्षार होगा आपका। ओके, क्षार के साथ होगा आपका फॉस्फेरिक एसिड, यानी कि फॉस्फेट, फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड होगा। जब अपन तीनों की संरचना बनाएंगे तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। जब अपने पास शर्करा और क्षार मिला हुआ हो उसे कहते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। अब आपके क्षार के अंदर प्यूरिन और पायरीन होता है, दो प्रकार की शर्कराएं होती है ना, तो प्यूरिन और पायरीन। प्यूरिन और पायरीडीन का मतलब होता है कि आपके प्यूरिन क्या होगा और पायरीडीन क्या होगा। प्यूरिन के अंदर जैसे आपने साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, है ना, ये वर्ड सुने होंगे। तो इसके अंदर अपने प्यूरिन में या क्षार के अंदर मिला के ले तो अपने पास 5 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं आपके, ए, टी, जी, सी और यू। ओके, ए का मतलब होता है एडेनिन, टी
टी का मतलब होता है थायमिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, और सी का मतलब होता है साइटोसिन, और आपके यू का मतलब होता है यूरेसिल। ये 5 प्रकार की शर्कराएं क्षार होते हैं, यानी कि आपके 5 प्रकार के बेस पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपके ऐड होने की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, किसके साथ कौन सा ऐड हो रहा है, कौन सा बंद बनाएगा, है ना, वो अपन सब सीखेंगे। लेकिन पहले आप देखो कि इनमें प्यूरिन के अंदर कौन सा पाया जाता है और पिरिडिन के अंदर कौन से पाए जाते हैं। अब देखो प्यूरिन के अंदर आपके आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, केवल 2 ही आपके आते हैं प्यूरिन के अंदर, एडेनिन और ग्वानिन। तो अपन कह सकते हैं कि आपके प्यूरिन के अंदर कौन कौन से हो गए, एडेनिन और ग्वानिन हो गए। ओके, यहाँ लिख देती हूँ ए और जी तो आपके पाया जाता है प्यूरिन के अंदर, और जो बच रहे हैं आपके थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल किसमें पाए जाते हैं, पिरिडीन के अंदर। यानी कि इनकी संरचना इसमें प्यूरिन लाइक होती है, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग वाली होगी, जबकि पिरिडीन के अंदर 6 मेंबर्ड वाली रिंग होगी, लेकिन साथ में एक और रिंग प्रेजेंट होगी। ओके, तो उसके आधार पर इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, अभी इनकी फॉर्मूले देखेंगे अपन, लेकिन बस आप थोड़ा सा ही देख लो, सी और यू। ओके, तो इन्हें इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। अब फिर से बता देते हैं, न्यूक्लियोसाइड मतलब शर्करा प्लस क्षार अगर मिक्स बना बोले, अगर शर्करा और क्षार बंद बना ले, यानी कि अपन बोल सकते हैं राइबोज ले और एक अपन ले लें एडेनिन, इन दोनों का अगर बंद बना दिया जाए तो इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड अगर शर्करा भी हो, साथ में क्षार भी हो और फॉस्फेरिक एसिड भी हो, तो इन्हें कहा जाता है अपन न्यूक्लियोटाइड। अगर ये 3 के युग में क्या करें, 5 बार रिवाइज हो जाए, यानी कि इन्हें कंप्लीट अगर 5 बार रिवाइज हो जाए, इनके न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स आपके, एक यूनिट ही हो गई पूरी कंप्लीट। न्यूक्लियोटाइड की यूनिट अगर 3-4 बार रिवाइज हो जाए, कितनी बार रिवाइज हो, उन्हें कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, है ना, क्योंकि बहुत सारे हो गए आपके, है ना। तो इस तरीके से इन्हें डिवाइड किया जाता है। अब बात आती है कि आपकी संरचना कैसी होती है डीएनए के अंदर। पहले अपन देखते हैं इनकी 1 बाय 1 इनकी संरचनाएं देखते हैं कि कैसी होती है, फिर अपन डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि इनकी संरचनाएं कैसी होती है। देखो आपके डीएनए की संरचना किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है। अगर इसे अपन सीधा लिख दें, अगर ये क्या होती है, एक सीढ़ी नुमा है मान लो, अगर इसे रोटेट करके घुमा दें तो इस तरीके की बनेगी, इस तरीके की बनेगी, तो वो संरचना इस तरीके की हो जाएगी। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ एक बार तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा जाता है, और यहाँ लिखा जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी कि आपको एक जो साइड होगी उसको तो लिखना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरी साइड को लिखना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, और जो आपके बीच में बॉन्ड है वो है आपके, जैसे बॉन्ड कौन से बनाएंगे, एक के साथ हमेशा डबल बॉन्ड, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, वो आपके बनाएंगे ए टी बनाएगा, और आपके जी के साथ हमेशा बनाएगा यूरेसिल या साइटोसिन बनाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा सी। ओके, तो इस तरीके से इनमें बंध पाए जाते हैं। अभी कंफ्यूज हो रहा होगा कि क्या हो रहा है ना, तो पहले मैं इनकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ सबकी। अपन देखते हैं प्यूरिन की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, बाद में बताते हैं। प्यूरिन की स्ट्रक्चर, प्यूरिन के आपके अंदर आपके इसमें आते हैं कौन कौन से सर, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन। आपके जो डीएनए के अंदर प्यूरिन और पिरिडिन यानी कि क्षार पाए जाते हैं अपने, है ना, तो उनमें से प्यूरिन के अंदर आपके आता है एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर ये होती है, देखो प्यूरिन तो अपना ये हो गया 5 मेंबर रिंग, और ये हो गया, है ना, तो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है ये, है ना, तो ये तो हो गया अपना एडेनिन, और ये हो गया अपना ग्वानिन। इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको। और इसमें आपके आता है पिरिडिन के अंदर आ गया यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन, है ना, तो इनकी स्ट्रक्चर ये होती है आपकी। अब इसमें आप एक बार देख लो आप इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले आरएनए और डीएनए के अंदर
देख लेते हैं उनके अंदर क्या, एक दूसरे में अंतर देख लेते हैं क्या क्या अंतर होते हैं, है ना, और किस किस में ये पाए जाते हैं। ओके, तो अपने डीएनए और आरएनए में अपन अंतर देखते हैं। डीएनए और वर्सेस आरएनए। फर्स्ट है आपके, ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है ना, मोस्टली प्राणियों के अंदर ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है ना। फर्स्ट हो गया आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। पदार्थ के रूप में किनमें, बड़े जीवों के अंदर देख सकते हैं, है ना, उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ, जबकि ये किस में पाया जाता है, आपके पानी में तो इंसानों में भी पाया जाता है आरएनए, है ना, लेकिन ये क्या रहता है, कम में पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस के अंदर ही केवल क्या रहता है, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। बैक्टीरिया एंड वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट आता है कि आपके पास किसमें पाया जाता है, ये डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि नाभिक, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर नाभिक होता है, उनके अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये अपन बोल सकते हैं नाभिक के अंदर पाया जाता है। नाभिक की बात यहाँ सेल से हो रही है, कोशिका से। ओके, नाभिक के अंदर पाया जाता है। और जबकि आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए किसमें पाया जाता है, आपके कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। ओके, अब बात आती है थर्ड की, ये इनके अंदर कौन कौन सी क्षार पाए जाते हैं, है ना, तो डीएनए के अंदर क्षार पाए जाते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये चारों क्षार पाए जाते हैं आपके डीएनए के अंदर, जबकि आपके इसमें क्या पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, और साथ में पाया जाता है यूरेसिल। ओके, तो आपके डीएनए के अंदर तो अगर आनुवंशिक पदार्थ की बात आए तो एडी और जीसी पाया जाता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन पाया जाता है, और जबकि आरएनए के अंदर कार्बनिक क्षार की बात आए तो उसमें पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। मतलब कि ये ग्वानिन आपके किसमें पाया जाता है, डीएनए के अंदर पाया जाता है, और जबकि यूरेसिल क्या होता है, आपके आरएनए के अंदर पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है इनके अंदर कि डीएनए का क्या कार्य होता है और आरएनए का क्या कार्य होता है। कार्य देखें अपन, इनका कार्य देखें अपन, तो डीएनए का कार्य क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण करना। अपने अंदर की बात करें, यानी कि प्राणियों के अंदर देखा जाए तो डीएनए का कार्य होता है आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण, या अपन कह सकते हैं डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण। डीएनए से अपने आरएनए का निर्माण होता है, और ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी कि आरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। जो अपने प्रोटीन बनती है वो किससे बनती है, आरएनए से बनती है। आरएनए से संश्लेषण होता है प्रोटीन का, है ना। अब बात आती है इनकी संरचना कैसी होती है, ये तो द्विकुंडलित होता है, जबकि ये एक कुंडलित होता है। यानी द्विकुंडलित का मतलब कि आपके पास इस तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर होगी, जबकि आरएनए की स्ट्रक्चर कैसे होगी, इस तरीके से होगा। ओके, तो ये होता है इनकी संरचना कि किस तरीके से इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ही पाया जाता है, जबकि ये किसमें, केवल बैक्टीरिया और वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और बड़े प्राणियों के अंदर या बड़े जीवों के अंदर क्या होता है, केवल ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। इसमें ये नाभि के अंदर होता है, जब सेल के अंदर कोशिका होती है इस तरीके से नाभिक होता है, इसमें पाया जाता है। और यहाँ के है ना, तो इस तरीके से कोशिका होगी अपनी, तो सेल की जो नाभिक होगी उसमें पाया जाता है डीएनए, और जो ये कोशिका द्रव्य होता है अपना, उसके अंदर पाया जाता है आरएनए, इस तरीके से छोटे छोटे। ओके, और इसमें बात आती है कि अगर
क्षार कार्बनिक क्षार होते हैं। कार्बनिक क्षार आपके दो प्रकार के होते हैं, पिरिडिन और प्यूरिन। तो उनमें से इसके अंदर पाया जाता है डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, और जबकि आपके आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, है ना। और डीएनए से अपन आरएनए का निर्माण करते हैं, आरएनए से अपन प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ओके, तो ये हो गए इनमें अंतर। अब देखते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। आज अपना कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन किन किन से मिलकर बना हुआ होता है। डीएनए बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें। तो किस तरीके से होंगे आपके, देखो आपके, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, ये हो गया फॉस्फेट। पहले लिख देती हूँ कि राइबोस शर्करा, शर्करा होगी, सॉरी डीऑक्सी राइबोस शर्करा, शर्करा होगी आपकी, प्लस इसके अंदर क्या होगा, क्षार होगा, प्लस इसमें होगा H3PO4। ओके, ये किससे जुड़े हुए होंगे, एक आपके जो डीएनए की चेन होगी आपके इस तरीके से जो चेन होगी एक, उसके अंदर ये तीनों ये किससे जुड़े होंगे, एस्टर बंध से जुड़े होंगे। अगर ये एक बना रहा है तो उसके अंदर एस्टर बंध पाया जाता है। ओके, तो ये एक दूसरे से एस्टर बंध से जुड़े होंगे। जो शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में क्या होता है, एस्टर बंध होता है। ओके, बताती हूँ किस तरीके से होता है। आपके हो गया, ये हो गया शर्करा हो गई आपकी, ये हो गया CH2OH। ओके, और ये हो गया आपके PWOOH, OH, और ये हो गया OH। ओके, इस तरह फॉस्फेटिक एसिड हो गया। ऊपर क्या आएगा, वापस से शर्करा आएगी आपकी, राइबोस डीऑक्सी राइबोस शर्करा ले रहे हैं अपन, डीएनए की बना रहे हैं तो ये हो गया OH, H, CH2OH। ओके, और ये हो गया यहाँ HOH। इस तरीके से पाया जाता है, या ऊपर लिख देती हूँ OH, H। अब इसमें क्या करना है, आपके पास दोनों तरफ लिखना है आपको। ये हो गया आपका, मान लो यहाँ स्टार्ट होगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, और इस साइड क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका। एक तरफ आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखना है, तो दूसरे को अपने को 5 टू 5, तो इसमें थोड़ा ये उल्टा हो जाएगा आपके लिए इस तरीके से। इसमें दो बना लेंगे, इस तरीके से यहाँ हो जाएगा CH2OH, CH2OH हो जाएगा, और इसमें ये हो जाएगा आपका OH, और ये वापस से आपका CH2OH हो जाएगा। ओके, मैंने और किसी को मेंशन नहीं किया, केवल अपने को किससे मतलब है, एक इससे। ये 3 वाला होगा आपका OH, H, OH, H, और ये हो गया आपका CH2OH। ओके, CH2OH इस साइड, यानी इसको 1 2, अगर 1 2 3 और ये 4, ये 5 हो गया, और यहाँ कौन सा हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 पे क्या जाएगा आपकी OH, H, यही होगा। और यहाँ आपके इसमें अगर अपन राइबोस ले रहे हैं तो H आएगा 2 पे। ओके, तो दो कार्बन नंबर 2 पर ध्यान रखना, आपके पास डीऑक्सी राइबोस होता है, ऑक्सीजन को हटाना है, H ऐड करना है। ओके, तो इसमें क्या होगा आपके, इसमें भी फॉस्फेट एसिड होगा इस तरीके से। यहाँ से तो बॉन्ड बनाएंगे आपके, एक साइड लिख लेते हैं OH को भी, OH, H, और इस साइड पे भी OH, H लिख देते हैं। तो यहाँ से तो क्या होगा, आपके जो
क्षार होंगे वो क्षार यहाँ बंध बनाएंगे इनके बीच, है ना। तो मान लो इस पे मेरे साथ क्या हो गया, ऐड हो गया, एडेनिन हो गया। तो इस तरफ क्या होगा, थायमिन होगा, AT, है ना। ध्यान रखना एक के साथ हमेशा T ही बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ हमेशा T ही, और G के साथ हमेशा U या C। तो अपने पास DNA के अंदर C पाया जाता है। ये पाए जाते हैं वो केवल होते हैं आपके हाइड्रोजन बंध होते हैं, इनके बीच में है ये हाइड्रोजन बंध है। तो A और T के बीच तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि G और C के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। किसके अकॉर्डिंग, चारगाफ के नियम के अकॉर्डिंग। ओके, ये बायो वाले जानते हैं जैसे कि चारगाफ का नियम क्या होता है। तो आप बस ये याद रखना कि AT बनेगा जिसके बीच में डबल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ कोई उनके बीच डबल बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और G और C के बीच में भी क्या आपके हाइड्रोजन बंध है। तो आपको क्या करना, AT। अब इसी तरीके से इसमें भी क्या करना है, अगर आपने एक बार A और T लिख दिया तो दूसरी बार आपको क्या करना है, G और C लिखना है। तो G यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने C। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका केवल क्षार का और शर्करा का, यानी कि अपने क्षार और शर्करा के बीच में तो बंध बना लिए। अब बात आती है कि फॉस्फोरिक एसिड किस तरीके से बनेगा। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, यहाँ से अपन H2 रिमूव करवा दिया करें। यहाँ से अगर H2 रिमूव हो जाए, इसमें भी हो जाएगा आपका एक H2 रिमूव, यहाँ से हो जाएगा एक H2 आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से H2 रिमूव हो रहा है तो यहाँ से रिमूव करवा देते हैं। इस तरीके से यहाँ से H2 रिमूव करवा दें तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और है ना। और यहाँ भी क्या होगा, ये बॉन्ड बनेगा और ये भी इसके बीच में बनेगा CH2। ओके, तो मैंने कहा कि आपके ये बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी कि अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं तो डॉटेड से दर्शा दें इस तरीके से, डॉटेड लाइन से 3 बार और ये 2 बार। ओके, यही है। अगर यहाँ 3' to 5' लिखे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऊपर आ जाएगा 3' और यहाँ आ जाएगा आपका 5'। ओके, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये हो गई आपके DNA की संरचना। तो अगर इसी तरीके से यूनिट को अपन जोड़ते जाएंगे एक दूसरी यूनिट्स को ना, ये कंप्लीट हो गया। अगर इसी ऐसा ही प्रोसेस और ले लें ऊपर तो ये क्या होगी, एक बड़ी चेन बन जाएगी अपने पास। तो अपने को क्या करना है, ये आपका कौन सा बंध होता है, एस्टर बंध होता है, एस्टर बॉन्ड। अब आप बोलोगे कैसे, एस्टर बॉन्ड क्या होता है अपना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ देखो कार्बन जुड़ा हो, इसे कहते हैं अपन एस्टर बॉन्ड, यही अपना है। तो यहाँ क्या है, फास्फोरस है, एस्टर बॉन्ड के समान ही है ये, है ना, कोई अलग थोड़ी, एस्टर बॉन्ड के समान दिख रहा है अपने को, तो ये अपना एस्टर बॉन्ड हो गया। और ये भी अपना क्या हो गया, अगर एक बार देखा जाए तो ये एस्टर बॉन्ड हो गया और ये एस्टर बॉन्ड हो गया। ओके, तो ये 2 एस्टर बॉन्ड हो गए। 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए, 2 यानी कि अपन कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड पूरा है, इसे जोड़ने के लिए आपको 2 आपको क्या बन रहे हैं, एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये हो गया आपका एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। और इसमें भी इसी तरीके से ये एस्टर बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से DNA की संरचना होती है। अब RNA के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ OH मेंशन करना है, कार्बन नंबर 2 पर OH मेंशन करना है हर जगह। जो आपका शर्करा होगी, राइबोस शर्करा, उसके अंदर आपके OH मेंशन करना है कार्बन नंबर 2 पर। और क्या करना है, एक G के साथ U का बॉन्ड बनाना है, वही आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं। अब बात आती है, ऐसी संरचना होती है DNA की। अब इसे अगर कुंडलन में दर्शाएं तो ये क्या कर सकता है, अगर ये संरचना सीधी की सीधी अपन बना दे, एक सीढ़ी नुमा संरचना बनेगी। अगर सीढ़ी है अपने पास, उस सीढ़ी को ऐसे रोटेट करना, अपने को घुमाना है, या तो आप क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि DNA के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। ADNA होता है, CDNA होता है, GDNA, ZDNA होता है। तो उनके अंदर कुंडलन भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो उनके अंदर या तो होता है, या तो आप इसे कर दो किस तरीके से, किस तरीके से कुंडलन हो गया, ये है आपके राइट हैंड साइड का मतलब होता है आपके क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो ये इस तरीके का हो गया, दक्षिणावर्त कुंडलन हो गया। और अगर आप इसे इस तरीके से रोटेट करवा रहे हो तो ये किसकी तरफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये किसकी तरफ,
लेफ्ट हैंड साइड मतलब वामावर्त कुंडलन हो गया, तो आपको कुंडलन तो किसी भी तरीके से करवाना है बस, है ना। तो इसे जैसे जैसे रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, एक इस तरीके की संरचना बन जाएगी। अब इस संरचना के अंदर देखते हैं कि क्या क्या पाया जाता है, यानी कि एक आपके जो ये बॉक्स होगा इसके अंदर आपके कितने क्षार पाए जाते हैं। ओके, संरचना देख लो एक बार फिर से। अगर नॉर्मल संरचना आपको ड्रॉ करनी है तो वो किस तरीके से करनी होगी, डीएनए की संरचना आपकी होती है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से पाई जाती है डीएनए की संरचना। अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो वो आपकी गलत हो जाएगी, है ना, मतलब कि आप इस तरीके से कर देते हो। इस तरीके की नहीं होती है डीएनए की संरचना, इस तरीके की होती है डीएनए की संरचना। ओके, तो यहाँ आपके इसमें पाया जाएगा राइबोस और फॉस्फोरिक एसिड, है ना। इस पूरी चेन के अंदर राइबोस और फॉस्फोरिक एसिड जाएगा, है ना, इनमें दोनों में, और इनके अंदर बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो आपके क्षार के बनेंगे। तो अगर मैं इसे इस बॉन्ड को लिख रही हूँ 3'2, देख लो एक बार इसे 5 कर दिया, और अगर इससे मैं 5 लिख रही हूँ तो ये आपका हो जाएगा 3'। ओके, अब बस आपको ये याद रखना है कि एक कुंडलन के अंदर कितने क्षार पाए जाएंगे, 10 क्षार पाए जाएंगे, यानी कि एक बॉन्ड बना रहे हैं, AT GC, फिर AT, फिर GC, फिर AT और फिर GC। तो इस करके आपको 10 लाइनें बनानी होगी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइनें। ओके, तो ये 10 लाइनें पाई जाती है। AT GC अल्टरनेट पोजीशन में पाई जाएगा, पहले AT बना रहे हो तो फिर GC बनाना पड़ेगा आपको, फिर AT बना रहे हो फिर GC बनाना पड़ेगा, फिर AT फिर GC, इस तरीके से 10 लाइनें बनानी होगी। तो अपन कह सकते हैं एक कुंडलन है, ये कुंडलन यानी कि एक फोल्ड बोल सकते हैं, एक कुंडलन बोल सकते हैं। उसके अंदर एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है आपके 10, यानी कि आपके 10 बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 10 बार आते हैं ये, है ना। और अगर पूछा जाए कि प्यूरिन कितने हैं इसके अंदर, है ना, तो प्यूरिन कितने हो जाएंगे आपके, अगर पूछा जाए कि कितने प्यूरिन है तो प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, एक तो एडेनिन होता था, एक ग्वानिन होता, 2 है, तो इसमें कितने हो गए प्यूरिन ही। अगर इससे 5 है तो इसमें भी 5 है, तो 10 प्यूरिन हो गए, 10 ही pyridine पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना। तो इस तरीके से अब देखते हैं अपन डीएनए के अंदर। अब डीएनए के अंदर अब देखते हैं कि डीएनए से क्या क्या बनाया जा सकता है। देखो डीएनए क्या करता है, एक तो खुद का निर्माण करता है। 2 मेथड आया आपके पास डीएनए से कि डीएनए से क्या क्या बनाया जा सकता है। एक तो सेंट्रल डोग्मा आया, है ना, और एक आपके आया वर्ताकार मेथड। 2 मेथड आए थे, यानी केंद्रीय सेंट्रल डोग्मा और एक आया था आपके वर्ताकार मेथड। यह है ना, बायो वाले अच्छे से जानते हैं क्या होता है। तो डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है ना। अगर पूछे कि डीएनए से क्या बनाया जा सकता है, आरएनए बनाया जा सकता है, फिर आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। अब बात आती है कि और डीएनए से डीएनए भी बनाया जाता है। ओके, डीएनए से डीएनए बना दिया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट मेथड ये तो आपका सेंट्रल डोग्मा मेथड हो गया कि सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग तो ये हो सकता है, लेकिन वर्ताकार मेथड क्या होता है कि डीएनए से डीएनए तो बनता ही है, साथ में डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन से क्या बनता है, डीएनए का निर्माण होता है। ओके, तो ये 2 मेथड है, बस आपको यह याद रखना है कि डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, आरएनए से प्रोटीन बनाई जा सकती है। अब अपन देखेंगे आरएनए की संरचना किस तरीके की होती है। ओके, अगर डीएनए की संरचना पूछे कि उसका वाटसन क्रिक मॉडल कौन सा है, तो वाटसन क्रिक का मॉडल होता है आपकी इस तरीके से। ओके, ये आपका वाटसन क्रिक जो आपको पहले बताया गया कि ये आपकी क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम, ये नहीं होती है आपकी 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है। ओके, 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अगर 2 लाइनों के बीच में ये आपकी जो दूरी होगी वो आपकी 20 एंगस्ट्रॉम की होगी। ओके,
ओके। तो ये होती है आपकी 20 एंगस्ट्रॉम की। अगर ये होता है आपका ओशन क्रीक मॉडल, अब बात आती है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण की क्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। किस तरीके से होगा डीएनए से डीएनए का निर्माण? डीएनए से डीएनए का निर्माण कर मान लो आपका ये डीएनए है, ये क्या हो सकता है, ये इनकी ओपनिंग हो जाए, यानी कि ये खुल जाएगी, ये दोनों सिरे दोनों अलग अलग हो जाए। किस तरीके के होंगे? इस तरीके से खुल जाए ये दोनों सिरे, यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड थे वो यहाँ से ब्रेक हो जाए। ओके। तो क्या होगा, यहाँ कोई दूसरा डीएनए आएगा, है ना, यहाँ कोई नए खंड आएंगे, यानी कि नए सिरे आएंगे, नए सिरे आएंगे तो जो आगे ऐड हो जाएंगे अपने। तो ये कहाँ से आएंगे आपके, यहाँ से मान लो इसमें नए सिरे आ गए आपके पास ये, तो यहाँ से क्या होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो ये कुंडलन होगा तो वापस से आपको 2 डीएनए प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नए डीएनए का निर्माण होता है। ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे डीएनए से आरएनए किस तरह से, ये और देखेंगे अपन डीएनए से डीएनए कैसे बनाया जा सकता है, डीएनए से आरएनए कैसे। आज के लिए इतना काफी है। ओके।